हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से आपको स्किल्ड, आपको टेक्निकल हैंड बनाने के लिए प्रयासरत है। और जब आप भी इसी उद्देश्य से जुड़ जाते हैं और आज के दौर में जिस प्रकार की हमारी प्रगति चल रही है, जहां टेक्निकल हैंड की नितांत आवश्यकता है, जब आप स्वयं प्रशिक्षित रहेंगे, शैक्षणिक व्यवस्था से परिचित होंगे, तब आप एक सुयोग्य बच्चे को तैयार कर पाएंगे। आप देश के भविष्य का निर्माण करने चले हैं, उसके लिए पहले स्वयं का भविष्य को निर्माण कीजिए। और ये भविष्य निर्माण जो है तभी हो पाएगा जब आप सही दिशा में कार्य करेंगे, सही दिशा में आपकी अध्ययन होगी, सही बुक से आपका पाला पड़ेगा। सही बुक सबसे सफल दोस्त होता है, निस्वार्थी दोस्त होता है। यूनिक भारती आपके लिए उपलब्ध है। वो बुक लेकर के जो आपका मार्गदर्शन करेगा, और उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो फिर मैं अपने पूरे सहयोगी के साथ उस बाधा को दूर करने के लिए आज हम लोग को वास्तव में पढ़ेंगे क्या। आज देखिए 13/9/2025 कब पूछा गया सवाल, अर्थात PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा ज्ञात है कि मैं आपको समान अध्ययन के बारे में बतलाता हूं, जिसका प्रश्न की शुरुआत कहां से होती है। तो प्रश्न की शुरुआत होती है 91 नंबर से, है ना। प्रश्न की शुरुआत देखिए, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से कहीं बेहतर है, इस प्रकार का प्रश्न है। आइए अब प्रश्न को थोड़ा सा, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सरकार के किसी भी अन्य रूप से हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ हम जीवन यापन कर सके, उसके लिए क्या जरूरत होती है। मुझे लगे कि ये सरकार हमारी है, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हमें इसमें योगदान देना है ताकि उसका हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। हमारी इच्छा का भी वहां सम्मान होगा, अपनी राय भी हम वहां रख सकते हैं, ही ना आत्मगौरव है। अब धर्म तंत्र, चलिए अब सबको यदि आप अलग अलग देखें तो धर्म तंत्र वहां तो पहले से ही धार्मिक साहित्य में लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तानाशाही तो व्यक्ति की हुकूमत होती है। तानाशाही में किसका नाम आता है? हिटलर। मुसोलिनी। अभी उत्तरी कोरिया का क्या है? किम जोंग। वो तो एक व्यक्ति का, आपको तो कुछ बोलने का अधिकार है नहीं, आपकी राय की तो कोई वैल्यू है नहीं। कुलीन तंत्र, यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ कुछ परिवार का हुकूमत है, जो परिवार चाहेगा वो हो। देखिए लोकतंत्र, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जहां सब कुछ आपके नाम का है। सत्ता आपकी, इसीलिए कहता है कि लोकतंत्र वह है जिसमें सभी जनता का भाग है, आपका भाग है, आपकी सरकार है, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। अब्राहम लिंकन क्या कहता है? डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल मतलब जिसको हम लोग लाभ कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, अब जैसे बेचने के लिए तो कह सकते हैं हम धान नहीं बेचते हैं, बेचते हैं, लेकिन धान यदि आप बेचते हैं तो एक बड़ा हिस्सा आप स्वयं भोजन के लिए रखने के बाद बेचते हैं। लेकिन गन्ना, आप 1 बीघा में धान लगाए तो 1 बीघा के धान का आप जो उपजेगा वो अपने घर में खाने को रख लोगे, 1 बीघा में गन्ना लगा दोगे तो बेचना उद्देश्य है। गन्ना का प्रयोग करते हैं बेचने के लिए,
आपका उत्पादन कर दो कपास, कपास तो भोजन तो नहीं करेंगे, बेचने के उद्देश्य से है। जूट बेचने के उद्देश्य से है। चाय कहवा बेचने के उद्देश्य से है। अब देखो जूट ये तो खाओगे नहीं। तंबाकू, जब दूगो है। और सरसों भी चलिए, सरसों जो है आप प्रत्येक दिन जो है चा, चावल दाल सब्जी आटा 1 किलो खा जाएगा, तेल कितना खाएगा? 100 ग्राम। बहू नहीं खाएगा 100 ग्राम एक दिन में। कौन कौन डायबिटीज और क्या 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 रोग हो जाएगा। तो ये भी बेचने के लिए उद्देश्य, तो सभी। इसके अलावा इसमें क्या है, कपास दे सकता है, कहवा दे सकता है, चाय लिख सकता है, गन्ना लिख सकता है ना, दलहन लिख सकता है। ये सभी जो है वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण होता है, व्यापारिक कृषि का उदाहरण होता है। चीनी उत्पादन में, चीनी गन्ना से तैयार होती है। और गन्ना किसान उत्पादन किया, बेचा, उसके बाद चीनी मिल में उसको मिल के चीनी के रूप में तैयार किया। अब पहले पढ़ाए थे एक बार, उत्तर प्रदेश यूपी का भारत का पहला चीनी मिल जो है 1903 में यूपी में ही स्थापित हुआ था। आज भी उत्तर प्रदेश जो है गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र। तो गन्ना से ईख बनता, गन्ना से चीनी बनता है, गुड़ बनता है ना, रावा बनता है। तो उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पंजाब है। असम जो है वह चाय के उत्पादन में असम है। और महाराष्ट्र जो है कपास में भी महाराष्ट्र का स्थान गुजरात के बाद दूसरा आता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जब प्रश्न एक होता है, जब आप घर पर बनाते हो तो केवल एक बार में एक सवाल हल होता है। लेकिन जब आप एसके कश्यप और यूनिक भारती से जुड़ जाते हो, यूनिक पब्लिकेशन से जुड़ जाते हो, तो हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाती है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। पता है वहां से अमरकंटक से नहीं है, अमरकंटक से नहीं है। उसका नाम बतलाना है कि वहां कौन सी नदी है जो अमरकंटक से नहीं निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। सोन अमरकंटक से निकलती है। अब ये देखो दोनों दो दिशा में बहती है। नर्मदा जो है ये पूरब से पश्चिम जा रही है और गिरती है अरब सागर में। अरब सागर उसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। सोन मध्य प्रदेश से झारखंड उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है और ये गंगा की सहायक नदी है। जोहिला भी निकलती है अमरकंटक से और ये जो है सोन की सहायक है। ये नदी जो है सोन की सहायक है। लेकिन ताप्ती निकलती है, ये भी निकलती है मध्य प्रदेश में ही, लेकिन ये निकलती है मुल्ताई से। नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गिरती है। ये भी गिरती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ये भी गिरती है। दोनों नदी जो है सो पश्चिम से, दोनों नदी जो है सो पूरब से पश्चिम, ये भी जो है पूरब से
पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। साथ ही ये दोनों नदी नर्मदा प्लस ताप्ती, ये दोनों जो है भ्रंश घाटी से, रिफ्ट घाटी से, भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती। भ्रंश मतलब क्या, धंसा हुआ। नर्मदा जो है विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच से गुजरती हुई वह यात्रा करती है और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरने वाली वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ये जो है नर्मदा जो है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। अब देखिए क्या होता है, कितना सवाल का, मैंने पहले भी कहा कि जब आप जुड़ते हैं तो हर, अब यहां देखिए कितने सवाल का, क्या एक सवाल का जवाब मिला। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा ताप्ती। भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है नर्मदा। भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी नर्मदा ताप्ती। सोन किसकी सहायक, गंगा की सहायक। सोन की सहायक कौन, तो जोहिला। तो हर एक प्रश्न पर अनेक अनेक सवाल का जवाब आप देने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बोलिए हम लोग क्या खाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, वो तो बस सुबह शाम चावल, हम लोग तो चलिए चावल का रोटी भी खाते हैं। भारत की सबसे मुख्य फसल है चावल। और देश का जो कृषि भूमि है, देश का जो कृषि भूमि, कृषि भूमि का 25% पर चावल की खेती होती है। अकुल खाद्यान्न का 47% अकेले जो है वो चावल है। अरे बाजरा तो जो है मूलतः राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। जौ का तो जो आप क्या खाते हो, डिब्बा बंद आता है हॉर्लिक्स। बार्ली, बार्ली पहले जो है बच्चे को उसका जौ का ही लिक्विड होता था, जौ को अंग्रेजी में बार्ली बोलते ही हैं, तो बार्ली बच्चे को खिलाया जाता था। चना जो है ये दलहन के क्षेत्र में आता है। जौ का प्रयोग मूलतः कुछ आटा वगैरह या पूजा पाठ में जौ का प्रयोग करते हैं। भारत किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम वन प्रतिशत है। वन रिपोर्ट 2023 के आधार पर भारत में जो सघन वन है, घना वन, हम पूरा जंगल जिसे कह सकते हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ भरा हुआ हो, यदि हम उसे जंगल की बात करें तब वो कितना है, 21.76 प्लस जो है वृक्षाच्छादन। पटना से लेकर आपके गांव के घर में जो केला, कटहल, आम, लीची लगा हुआ है, उसको भी यदि हम जोड़ दें तब जो है वन का क्षेत्र होता है 25.17%। हमारा राज्य बिहार में जो है सघन की बात यदि हम करें तो 7.84%। जबकि देखो मिजोरम, यदि हम मिजोरम की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र यदि कहीं का है तो वो है मिजोरम का। सबसे अधिक वन क्षेत्र वो है 84.53% जो है वो मिजोरम में है। अब सोचिए अलग अलग क्षेत्र का जो वन का प्रतिशत है सबका अलग अलग। अब आइए यही आंसर पहले देख लीजिए। हरियाणा का जो वन क्षेत्र है, हरियाणा में सबसे कम वन है वो है 3.65%। यदि हम तमिलनाडु का देखें तो 20.27%। सिक्किम का देखें
तो 47.33%। तो पूछेगा सबसे ज्यादा प्रतिशत वन कहाँ है, तब उत्तर क्या दोगे, मिजोरम। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में, यदि वन पूछा क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रतिशत में मिजोरम नंबर 1 है। सबसे कम में हरियाणा है। बिहार में भी काफी कम। चलिए आपके पास चारों राज्य का डाटा मिल गया, भारत में कितना है उसकी डाटा मिल गया है ना, सबसे ज्यादा कहाँ है क्षेत्रफल उसकी डाटा। तो 4 2 6 7 8 क्वेश्चन का जवाब जो है, 8 अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबका जवाब आप देने में सक्षम हो गए। अब आजकल विद्यार्थी को नेट पर पढ़ते हैं, और नेट पर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो क्या होगा, केवल उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यहां से आप जुड़िए, यूनिक भारती का बुक को बनाइए और बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम हो जाइए। कैबिनेट शब्द, कैबिनेट को क्या बोलते हैं, कैबिनेट को बोलते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट को बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में, संपूर्ण संविधान में केवल एक बार प्रयोग में लाया गया है। वो भी कहां है, तो वो है अनुच्छेद 352 में। क्या कहता है कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, क्या लिखता है कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करें। एक बार है, अभी मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संविधान में जोड़ा गया। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में वर्तमान जो आपका वर्तमान लोकसभा में जो 543 स्थान है, 543 स्थान को निर्धारित किया गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, इन 3 शब्द को जोड़ा गया। अब बचा 46वां संविधान संशोधन। तो हर संशोधन की अपनी इसमें क्या है, अंतरराज्यीय व्यापार को संघ सूची में लाया गया ताकि उस पर कर लगाने का अधिकार मिले। अब देखो फिर क्वेश्चन, 4 विकल्प का 4 आंसर, इसके अलावा अदर आंसर भी आपको प्राप्त हो जाती है। हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। सुएज नहर का निर्माण, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। नंबर 1, यह सबसे व्यस्त नहर मार्ग है। सबसे व्यस्त नहर मार्ग है। नंबर 3, इस पर मिस्र का अधिकार है। नंबर 4,
इसे फ्रांस ने बनवाया। निर्माण शुरू हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ और बनकर तैयार हुआ। 10 वर्ष लगा इसको निर्माण करने में। समय कितना लगा? तो 10 वर्ष लगा। 1859 से निर्माण कार्य शुरू होता है और 1869 में, अर्थात 10 वर्षों में बनकर ये तैयार होता है। 10 वर्ष में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 193 किलोमीटर। ये नॉलेज का पिटारा है। अपने भी जुड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़िए, लेकिन उसका लाभ तो तभी प्राप्त कर पाओगे जब हाथ में यूनिक भारती का किताब हो, प्रश्नों का पिटारा हो। स्वयं पहले बनाकर देखना है कि मैं कितना बना सकता हूं, मुझ में कितनी नॉलेज है। अब आपके पास वीडियो उपलब्ध है, अब उसको देखकर अपनी नॉलेज को कई गुना और बेहतर कर लीजिए। भारतीय मानक समय, ग्रीन बीच मीन टाइम, ये क्या बोलते हैं? GMT बोलते हैं। ये कहां से गुजरती है? तो इंग्लैंड का लंदन से गुजरती है। इंग्लैंड का लंदन से गुजरती है। अब देखो इस प्रकार से चलिए, ये हुआ GMT। भारत का जो समय है ये है, इस ये होता है 0। ये है भारत का 82.5 डिग्री, भारत का ये है 82.5 डिग्री। ऐसे क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। अब ध्यान देना है कि दो देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। अब अंतर कितना है? 0 से 82.5। इसके बाद क्या ध्यान रखना है? पूरब का समय आगे। नंबर 3, पश्चिम का समय पीछे। तो इधर क्या है? इधर पूरब है तो समय बढ़ेगा। 1 बराबर 4 मिनट, तो 82.5 बराबर गुना करोगे तो निकलेगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। भारत का इस समय इंग्लैंड के समय से, यदि इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो भारत में संध्या के 5:30 बज रहा होगा। जब इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो भारत में संध्या के 5:30 बज रहा होगा। इंग्लैंड के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। अब देखो यहां विभाजन पूछ रहा है। लोकतंत्र तो सामाजिक विभाजन को कम करता है, जहां सभी जाति, सभी धर्म, अमीर हो गरीब हो, गोरा हो काला हो, सबको एक मत देने का अधिकार है। यहां तो समानता होती है, यहां समानता होती, धर्म निरपेक्षता, धर्म के प्रति निरपेक्ष, जहां राज का कोई अपना धर्म नहीं होता है। अब यहां विभाजन है, सामाजिक विभाजन। किस आधार पर? साझी संस्कृति पर जातीय विभाजन। हर जाति के लिए अपनी सामाजिक होती है ना? ब्राह्मण का अलग, यादव का अलग, कोरी का अलग, कुर्मी का अलग, है ना?
सबकी अपनी अलग अलग साझी संस्कृति। तो जातीय संस्कृति, हमारे धर्म में, हमारी जाति में ऐसा चलता है, बोलते हैं ना। तो उस जातीय, अब यहाँ विभाजन है, यदि विभाजन समाप्त रहता तब उत्तर लोकतंत्र हो जाता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, तब उत्तर धर्मनिरपेक्षता हो जाता। तो एक ही क्वेश्चन को थोड़ी सी शब्दों का यदि हेर फेर करे तो उत्तर आपका परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वास्को डी गामा, याद कीजिए, सेट नंबर 1 या 2 रिपीट क्वेश्चन की संभावना सदैव बनी रहती है। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। नंबर 2, गुजरात का अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद की सहायता से भारत आया था। कहां पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। उस वक्त वहां का शासक कौन था? तो जमोरिन था। कब आया? 1498 में। 1498 में। 1492 में जो है कोलंबस यूएसए की खोज किया। 1519 में मैगलन ने जल मार्ग से विश्व का चक्कर लगाया, विश्व का चक्कर लगाया। तो यहां पर कई फिर सवाल का हल एक साथ। न्यूनतम समय में अधिकतम निवेश, रिटर्निंग आपके सामने, अधिकतम रिटर्निंग। अरे चंद रुपया किताब खरीदने पर जितना किताब में है उसकी कई गुना नॉलेज आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन लाभ तो तभी मिलेगा जब किताब आपके हाथ में हो। हर जगह है लाभ मिलेगा, शर्त यह है किताब आपके हाथ में हो, और कई गुना लाभ, क्योंकि तो किताब भी तो कोई ऐसा वैसा है नहीं, बहुत ही प्रतिष्ठित, जिसका बहुत ही साख वाला किताब है, यूनिक भारती है ना। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच। आत्मनिर्देशित मतलब स्वयं हम दे रहे हैं कि हमको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा विचार होनी चाहिए। अनुशासित, ऐसा नहीं हो कि किसी दूसरे को परेशानी हो। आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है। तर्क करने का उचित स्तर पर क्या है? उच्चतम स्तर पर तर्क वितर्क करना है, अपनी पक्ष को रखना है। तो बुद्धिमान सोच तो हमारी अपनी सोच हो गई। आलोचनात्मक, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा उसके पर हमको प्रतिक्रिया देनी होगी, अपना बचाव करना होगा, सोच समझकर बोलना होगा कि हमारे सोच पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं हो। उसे बोलते हैं आलोचनात्मक सोच, कि सामने वाला क्या सोच सकता है, उस पर क्या विचार रख सकता है, हमारा विचार उससे बेहतर हो। अपने विचार से, अपने तर्क के माध्यम से उसके विचार को हम काट सकते। जटिल तो हुआ, किसी गंभीर विषय पर उसकी एक सोच को रखना। वैसे ये क्वेश्चन क्या होता है? ये क्वेश्चन मनोविज्ञान के आधार पर, ये क्वेश्चन आपकी बौद्धिकता, आपकी समझ के आधार पर तैयार की जाती है। राष्ट्र संघ का विचार, ये क्वेश्चन फिर आपका रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट क्वेश्चन। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। पेरिस सम्मेलन के बाद हुआ। इसके निर्माण में यूएसए, अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अहम भूमिका रही, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो है ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये भी यूएसए का राष्ट्रपति थे।
इनकी अहम भूमिका रही। इन्होंने 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने में, तो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों की स्थापना करने में अमेरिका के राष्ट्रपति तब का वुड्रो विल्सन और फ्रैंक रूजवेल्ट, दोनों, एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दोनों की अहम भूमिका रही। असम और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान, अब देखो असम उड़ीसा के बीच में कौन पड़ता है? पश्चिम बंगाल। एक वर्ष में धान के 3 फसल बोई जाती है, औश, अमन और बोरो। अब जो कुछ दिनों के बाद जो धान होगा, अब ये धान जो होता है, तो ऐसे करो, बोरो अर्थात वर्षा या ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में बोया जाने वाला है। अमन और औस, यानी वर्ष में वहां जो है 1-2 बार नहीं 3 बार, वर्ष में जो है 1-2 बार नहीं बल्कि वहां 3 बार धान की फसल उगाई जाती है। तो औस जो होता है वो शरद ऋतु में, अर्थात इसके बाद, और अमन जो होता है वो शीत ऋतु में। 3 बार फसल उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। धान की फसल के लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ अधिक वर्षा की जरूरत होती है। पंजाब में वर्षा कम होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तीनों जो है ऐसे धान में जो है पश्चिम बंगाल के बाद नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है। धान की खेती में सबसे नंबर 1 पश्चिम बंगाल, उसके बाद नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश ही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की वापसी ने मित्र देश ने सेनाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? ऐसे तो ये इसका एक भी उत्तर सही नहीं है। आपको पता है कि 1917 में रूस जो है युद्ध से अलग हो गया। रूस युद्ध से अलग हो गया। कल आप बीते में भी शायद PYQ में शामिल था। जब रूस अलग हो गया, मित्र राष्ट्र के में कौन कौन से थे? तो मित्र देश में फ्रांस, इंग्लैंड। अब एक कम निकल गया, जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएगा। मित्र देश की सेना जल्द ही जर्मनी से अधिक होने वाली थी, लेकिन अब संख्या क्या हो गई? कम गई। रूस के बाहर शांति वार्ता आसान हो जाएगी ना। अब तो शांति वार्ता कमजोर पड़ जाएगी ना, क्योंकि एक तो रूस मदद के बिना सर्बिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी के सामने नतमस्तक होता। फ्रांस लॉरेंस से हट गया, ऐसा कुछ नहीं था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही था। इसलिए यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर यही है। जिस प्रकार विकल्प, अब चूंकि PYQ है तो उसमें हम तो विकल्प बदल भी नहीं सकते हैं। व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सके? याद कीजिए, PYQ का एक क्वेश्चन पिछले क्लास में भी इस प्रकार था। तो शक्तिशाली संघ ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि हर जगह संघ होता है, गिल्ड होता है, श्रेणी होता है। और वो उसे कहा कि यदि ये आ जाएगा तो हमारा प्रतिद्वंदी बढ़ जाएगा। अभी एकमात्र मेरा दुकान है, कल दूसरा आ जाएगा तो क्या होगा? हमारा दुकान का ग्राहक बढ़ जाएगा। इसलिए उसे शहर में न जाकर उसे अन्य जगह जाना पड़ा। और हर जगह पर चलती है प्रतिद्वंदता। अभी भी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। नहीं चाहता है कि मेरा कोई अगला प्रतिद्वंदी उभर कर आए। ये प्रयास अब भी होती है, तब भी होती थी, आगे भी होता रहेगा। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से होती है? तो 1974 से होती है। कहां से होती है? तो पटना से होती है। नेता कौन थे? तो जय प्रकाश नारायण इसके नेता थे।
आंदोलन क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। केवल सरकार बदलना नहीं था, पहली बार इस आंदोलन के बाद केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के सैद्धांतिक विचार को पूरी तरह से खंडित कर दी थी। लोकतंत्र के तहत उसने एक तानाशाही सिद्धांत की नीति को अपना ली थी, विपक्ष को काफी कमजोर, काफी परेशान कर रही थी। यहां पर जो है तो निर्वाचित सरकार को बदलना भी उद्देश्य था, ये भी था। सैनिक तंत्र की स्थापना, आरक्षण की मांग तो उस वक्त थी नहीं। आरक्षण की मांग के लिए तो 1990 में देश में आंदोलन चला। 1990 से देश में जो है आंदोलन चला। लोकतंत्र की स्थापना, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना, जो जनता की सरकार हो, जनता से चुनी गई सरकार हो। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? चलिए सबको देख लीजिए। सेरीकल्चर क्या है? रेशम की कीट पालन। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। हार्टिकल्चर, बागवानी। विटीकल्चर, चाय ऐसे क्या कहते हैं? अंगूर की खेती। तो हर चीज का अलग अलग जो है इस प्रकार से बना होता है, सबकी अलग अलग। एपीकल्चर, तब हो जाएगा शहद, मधुमक्खी, शहद या मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क क्या लाभ है? कभी कभी देखिए स्कूल आपको क्या करता है, चलो भाई बाहर घुमाते हैं, कहीं उद्योग जगत में, कहीं पर्यटन क्षेत्र में, कहीं भौगोलिक क्षेत्र में। उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थीगण 100 बार पढ़ा हुआ एक बार सुना हुआ, 100 बार सुना हुआ एक बार देखा हुआ, यदि आप देख लोगे तो लंबे समय तक वो याद रहेगा। तो क्या होता है? प्रस्तुत करना, प्रस्ताव बना, तर्क करने की कौशल विकसित, तर्क करने की योग्यता, ज्ञान में वृद्धि करना, तथ्यों की याद रखना, विद्यार्थी ज्ञान परीक्षण, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। कि ताजमहल ऐसा है, एलोरा गुफा ऐसा है, इसमें इस प्रकार से कला का निर्माण किया गया, यहाँ इस प्रकार के वन होते हैं, ये पतझड़ वन है, ये सदाबहार वन की विशेषता है। तो वहां इस प्रकार से आपको दिखलाया जाता है। और आइए अंतिम सवाल आपके सामने, किस देश में तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र प्राथमिकता? आपको देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हरदम यहां 3 बार, पाकिस्तान में 3 बार तानाशाही अर्थात व्यवस्था को, पहली बार 1959, 1977 और 1999, 3 बार जो है वहां पर सैनिक शासन हुआ। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश में लगातार देखो क्या यहाँ लोकतंत्र है, नियमित चुनाव होती है। और विद्यार्थीगण पाकिस्तान में आज तक एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो उत्तर क्या है? पाकिस्तान। उत्तर क्या है? पाकिस्तान। अब बोलिए। और इसको ध्यान रखना है कि केवल इतना से ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। जो ही संतुष्टि प्राप्त होती है तब लगता है तब तो फिर सफलता से चूकने लगते हैं। निरंतरता, कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी देखिए यूनिक टेस्ट पास्ट आपके सामने रखा है कि आप टेस्ट में भी बैठ के देखिए कि जो अध्ययन किए, जो नॉलेज प्राप्त किए, क्या वाकई में उसकी क्या लेवल रहा। उसको आप डाउनलोड कर लेना है ना, डाउनलोड करने हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप और उस पर टेस्ट दीजिए। दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर से आप जुड़िए और अपने लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। पुनः नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ नए पिटारा खोला जाएगा
और हर पिटारे से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, भूलना नहीं है, हाथ में किताब हो और तभी जो है से उसका लाभ आप ले पाएंगे। लाभान्वित होना है स्वयं भी और मित्रों को भी।